चलो, हमने मार्कर ले लिया, अब मार्कर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जिसने हरकत की है भाई, ऐसी हरकत मत करो, इसको इरेज करो जिसने भी किया है। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी अच्छी लग रही, देखो स्क्रीन। सर कल के इसमें मुझे थोड़ा सा पूछना था आपको। 1 सेकेंड। हाँ बोलो, पूछो बच्चा। सर कल हमने पढ़ा था कि हर एक सेल में जेनेटिक मैटर होता है, डीएनए। यस। तो अगर एक्सीडेंट में किसी का थोड़ा ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और उसको ब्लड की जरूरत होती है, तो उसमें अलग इंसान के सेल्स आ जाएंगे, तो उसके जीन्स डिफर नहीं होंगे? हाँ देखो, आपका जो जीन होता है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, तब आप पढ़ोगे कि जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस जो जीन होते हैं, ठीक है, जहां पर सेल डिवीजन होता है, जहां पर सेल डिवीजन होता है या जो रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं, वहीं पर जीन की कोडिंग होती है। ठीक है, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि ये कब होता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये अमीनो एसिड्स होते हैं, धागे टाइप की शेल्स होती है। जब ये बॉडी अपने को डिवाइड करने लगती है या अपने को रिप्रोड्यूस करने लगती है, तो वही धागे जैसा स्ट्रक्चर वो अपने आप को जीन और क्रोमोसोम में चेंज कर लेता है। अदरवाइज वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, इसलिए जब हम ब्लड यस बच्चा। सर आपने बोला कि ऑस्टिच सेल सबसे बड़ा है, मैंने मतलब जब हम सिंगल सेल की बात करते हैं ना, सिंगल सेल की बात, वो एक सेल है। हाँ बोलो बच्चा, आपका डाउट क्या है? यस सर। सबसे बड़ा नर्व सेल दिखा रहे हैं, लार्जेस्ट नर्व सेल और लॉन्गेस्ट ओवम है। सर वो ह्यूमन बॉडी का है। हाँ, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर, हम नॉर्मल ऑल ओवर यूनिवर्स में जो पाया जाता है, उस चीज को सबसे बड़ा सेल पाएंगे। ये ह्यूमन की बात हो रही है। ओके सर। ये देखो, मैं आपको कल परसों में जो पढ़ा था उसमें देख रहा हूँ, ये उसमें था। ठीक है, चलिए, और कुछ डाउट कल में जो पढ़ा था? नो डाउट सर। चले आगे चले फिर अभी। ठीक, अब हम सेल, अभी Yes, तक sir. हमने सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेल क्या होती है, सेल कब डिस्कवर हुई, किसने इसको सबसे पहले पहचाना था सेल को? सर रॉबर्ट हुक। यस, रॉबर्ट हुक इन 1665। यस, रॉबर्ट हुक इन 1665 ने सबसे पहले सेल को आइडेंटिफाई किया था। उसको साइटोप्लाज्म का इंफॉर्मेशन नहीं था, उसको न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन नहीं था। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, उसने बताया भाई सेल होता है। सेल का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? एक लिटिल रूम। तो हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। ऐसे प्लांट्स में भी सेल होती है, एनिमल्स में भी सेल होती है। धीरे धीरे जब हाइयर लेवल के माइक्रोस्कोप आते गए, तो पता लगा उस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बाद में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आए 1920 के आसपास, तब पता लगा साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और इन सबका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग होता है, गोल्गी ऑपरेटस का काम अलग होता है। तो धीरे धीरे पता लगता है। अब तक हमने पढ़ा था सेल होती क्या है। अब हम सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमने कल पढ़ा था, जो सेल होती है, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी बॉडी। ये दोनों काम करती है। सेल हमको स्ट्रक्चर भी देती है और हमारे कई सारे काम भी करती है। तो कल हमने शेप्स पढ़े थे, अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, केवल आपका सर्कुलर शेप नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप से कल हमने देखे थे। साइज भी बहुत वेरी करता है, छोटे से छोटे साइज लेके बड़े से बड़े साइज भी अवेलेबल रहते हैं। उस तरह इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो सेल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है, सबसे जो आउटर कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स के केस में सबसे आउटर शेल जो होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। याद रखना, प्लांट सेल 2 तरह के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, दूसरा एनिमल सेल होता है। तो प्लांट सेल में जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर, इस सेल वॉल के अंदर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता हमेशा। सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हो ये आपकी घर की बाउंड्री है।
ये आप क्या कह सकते हो, ये हमारे घर की बाउंड्री है। अब इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक लिक्विड रहता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो हमारा सेल इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है, फिर न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म। तो आज हम केवल फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कल के दिन हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जितना भी उसमें कवर अप हो पाएगा उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ही आपका क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आपके जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा भी हो उसको हेल्प करता है अंदर रहने के लिए। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, चीजों को अंदर आने में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, O2 चाहिए होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू O2 बाहर अंदर आती है सेल के अंदर। जो CO2 बनती है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ध्यान में, उनका टेक केयर कौन करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ये बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के एटमॉस्फेयर से उनको कोई तकलीफ ना हो, ये कौन ध्यान रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक तरह से कवरिंग का काम करता है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी करता है, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। मतलब इसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल ट्रांसफर होते हैं। ये बाहर के, जैसे हम घर पे रहते हैं और हम कोट पहन के रखते हैं, अगर सर्दी हो तो हम क्या करते हैं, हम कोट पहन लेते हैं। तो कोट क्या करता है, बाहर की ठंडी से हमारी रक्षा करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, आउटर एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए जो भी जरूरी होता है वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब देखो ये ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अगर हम प्लांट सेल को, अगर हम प्लांट सेल को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देंगे तो एक सिंगल सेल में ये सब चीजें होती है। ठीक है, ये सबसे जो बाहर की कवरिंग होती है प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल नहीं है, प्लांट सेल। ठीक है, आपके देखो ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री, ये से डबल लेयर बाउंड्री होती है, ये आप देख रहे हो ध्यान से, इसको आप कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये आपका कहलाता है सेल वॉल। ये प्लांट सेल है इसलिए प्लांट सेल में सेल वॉल रहती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उसमें डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। सर सेल वॉल भी एक चेम्बर है क्या? हाँ, एक तरह से समझो आपने टी शर्ट पहनी है और टी शर्ट के ऊपर आपने कोट पहना, अंडरस्टूड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी टी शर्ट हो गई। यस सर। और ठंडी के मौसम में आपने कोट पहन लिया, तो सेल वेल उस ऊपर से जस्ट ऊपर से कोट पहन लेते हैं। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखो क्या बहुत सारी चीजें होती है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये वाला जो पार्ट आपका पूरा है, ये जो इसके अंदर भी देखो बहुत कुछ अंदर अंदर दिखाई देगा। ये केवल एक डॉट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। ये आपका न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में किसी साइड में, ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपका ये जो इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियोलस अंदर ही रहता है। इसके अंदर जो आप धागे जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे जीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, इस न्यूक्लियस को बाकी चीज से कनेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है, एक हल्का सा ऐसे कनेक्ट रहता है। साइटोप्लाज्म को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है न्यूक्लियस के थ्रू, तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ट्यूबल्स होते हैं, माइक्रो ट्यूबल्स, इन सब के अलग अलग काम। लेकिन आपके जो कोर्स में देखो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके कोर्स में जो है हम आपको केवल उतना ही पढ़ाएं। ठीक है, जब आप 11th 12th में कभी जाओगे, आप बायो एज ए फील्ड लोगे, तब आप मैक्सिमम चीजों को पढ़ोगे, और आपके जो कोर्स में है इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाएं। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। सबने सुना कि प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं किससे बनाते हैं, ग्रीन पिगमेंट से बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट प्लास्टिड है ना, उसको कहते हैं क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिल अंदर ऐसे दिखाई देते हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये आपका वेकेले होता है। वेकेले मतलब ये फ्री स्पेस होता है, ये एकदम खाली होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर एक हल्का सा लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं सेल सेल।
ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये और ये इसकी बाउंड्री है, ये फूड वैक्यूले है ना, ये इसकी आप देखो ये बाउंड्री है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। फूड वैक्यूले क्या है, आपका एक अंदर एक कहते हैं वैक्यूम टाइप का स्ट्रक्चर, खाली खाली जगह, मतलब खाली जगह कह सकते हो। उसकी बाउंड्री को नाम, बाउंड्री को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट क्या होता है? उसकी बाउंड्री है, जैसे अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कवर करता है? सेल को कवर अप करता है। उसी तरह टोनोप्लास्ट वो फूड, ये वैक्यूले जो होता है उसको कवर करके रखता है, एक तरह से बाउंड्री है उसकी, ठीक है। उसके अलावा इसमें गोल्गी एपरेटस भी होता है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। ये हम जब कल हम इन सब चीजों डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम इसको भी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको ये सब चीजें एकदम डिटेल एनिमेशन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। प्लांट सेल में ग्रेनम होता है, यहाँ पर आपका फूड बनता है। जब अगले साल जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इस प्लेस पे होता है, हर जगह नहीं होता। पत्तियों में भी केवल इस खास लोकेशन पे होता है, इसको कहते हैं ग्रेनम। यही आपका क्लोरोप्लास्ट है, यहीं पर आपके क्लोरोटिड्स होते हैं। और क्या है इसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं? ये न्यूक्लियस में मैन्युफैक्चर होते हैं, न्यूक्लियस में मैन्युफैक्चर होकर बाहर आते हैं। इनका भी कोई पर्पस होता है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या है? साइटोप्लाज्म भी हो, जो लिक्विड पार्ट होता है अंदर, इसको आप क्या कहते हो? साइटोप्लाज्म। तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, साइटोप्लाज्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्यूले, हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस, हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, ठीक है। इसमें ये भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, ये भी हम पढ़ेंगे सब, ठीक है। ये कुछ 7-8 सेल ओरिजिनली जो हमको सिलेबस में है वो सब पढ़ेंगे। तो आपका ये सेल का स्ट्रक्चर होता है। बाहर प्लांट सेल में बाहर क्या होता है? सेल वॉल, उसके अंदर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म रहता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब तैरता रहता है, न्यूक्लियस, बाकी जितने भी आपके सेल होंगे वहां पर सब ट्रेवलिंग करते रहते हैं। सबको क्लियर है? साइटोप्लाज्म को हम एक तरह का लिक्विड भी कह सकते हैं ना? यस सर, इट इज लाइक ए लिक्विड। जैसे हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड जो लाल कलर का होता है, उस ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं प्लाज्मा। आप देखो आजकल वो प्लाज्मा डोनेशन की बात चलती है, प्लाज्मा डोनेट करना, प्लाज्मा डोनेट करना। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में 4 चीजें होती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, थर्ड होता है प्लेटलेट्स, और फोर्थ होता है प्लाज्मा। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं नींबू का जूस, नींबू के जूस में समझो जो पानी है वो समझो हमारी बॉडी का क्या? प्लाज्मा है। फिर मैंने उसमें जो नींबू निचोड़ा वो मेरा आरबीसी सेल है। फिर मैं हल्का सा नमक ऐड करता हूँ, वो मेरा डब्ल्यूबीसी है। और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? जलजीरा भी ऐड कर सकता हूँ थोड़े टेस्ट के लिए, वो समझो मेरा प्लेटलेट्स। सर शक्कर हाँ, शक्कर भी ऐड करो, समझो आपका प्लेटलेट्स। तो मेजर जो पार्ट होता है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अगर मैं नींबू जूस की बात करता हूँ, नींबू जूस में 95% क्या है? पानी। बाकी तो 5% है, जूस है, नमक ले लो, चीनी ले लो, हार्डली 1-2% में कवर अप है। उसी तरह हमारे ब्लड में मैक्सिमम प्लाज्मा होता है, तो उसी तरह हमारे सेल में भी मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर वो बाकी सबके सर्वाइवल में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? सबको स्ट्रक्चर क्लियर? ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, इसका क्या क्या काम होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेली होते हैं, इसको आप सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी कहते हो। माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, कुछ नाम आपको याद रखने हैं, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं आपको ये सब याद होना चाहिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, पेरिक्सोसोम्स है, गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियस है, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है। ऐसे बहुत सारे किसके अंदर रहते हैं? दे आर एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म में सब तैरते हैं उसको बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है, लेकिन सेल वॉल ये केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। हमें को याद है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इट इज ए लिविंग, ठीक है। जो सेल वॉल होती है, याद रखना,
सेल वॉल, ये एक नॉन लिविंग होता है। आपने कभी पेड़ देखा है? पेड़ की जो सबसे बाहर की बार्क होती है, जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी जो पेड़ की बाहर की बार्क होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेड टिश्यू, है ना? क्योंकि वो अगर आपने पेड़ से अलग भी कर दी, पेड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करती है? एक तरह से पेड़ को स्ट्रक्चर देने का काम करती है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। वो क्या कर रही है? पेड़ को स्ट्रक्चर दी, उसको मजबूती देती है। तो जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, पर जो आपके अंदर प्लाज्मा होती है ये लिविंग होती है, ये नॉन लिविंग नहीं होती। ये बहुत पतली होती है, इट इज वेरी थिन, इट इज वेरी डेलिकेट, इट इज इलास्टिक, मतलब ये अपने आप को कम ज्यादा बड़ी छोटी कर सकती है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी छोटी, थोड़ा सा जो समझो आप 5-10% अपने आप सर को वो एक्सटेंड कर सकती है। जेली जैसी होती है ना? हाँ, जेली जैसी होती है, ठीक है। और इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये शब्द याद रखना बहुत जरूरी। इसका मतलब ये होता है ये सिलेक्टिव प्रोडक्ट को अंदर आने देती है और सिलेक्टिव प्रोडक्ट को बाहर जाने देती है। अगर अनडिजायर्ड है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको पता भाई इसको अपने को घर में एंटर नहीं करना, तो उसको क्या बोलते हैं? आप बाहर से बात कीजिए, ठीक है? उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो चाहिए होता है उसको अंदर एंट्री देती है, जो बॉडी को नहीं चाहिए होता उसको बाहर रखती है और बॉडी से बाहर फेंकने का काम करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से हमारा प्रोटेक्शन कवर होता है। तो ये लिविंग होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है? और ये मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका साइज कैसा है? 7 नैनोमीटर, है ना? 70 एंगस्ट्रॉम, 7 नैनोमीटर थिक, बहुत पतली होती है, बहुत पतली। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, अगर आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे आपको एक सिंगल लाइन दिखाई देगा, याद रखना, ठीक है? और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप अच्छी तरह विजिबल देखते हो। डबल लेयर होती है, सिंगल लेयर नहीं होती, ये डबल लेयर होती है, ठीक है? चलो अब एक किस चीज सर की बनती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इतने कम प्रोड्यूस क्यों होते हैं? इतने कम प्रोड्यूस क्यों होते हैं? एक तो कॉस्टली होते हैं बच्चे, ठीक है? ये कॉस्टली बहुत होता है, इसके पूरा स्ट्रक्चर करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। और इसका यूजेस एकदम, आप जो स्कूल में जो लैब में काम करते हो उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती है, उसमें आपका लाइट माइक्रोस्कोप से आपका काम हो जाए, ठीक है? चलिए, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है ध्यान से दो, देखो। द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो अमीनो एसिड्स आपको हर जगह मिलेगा। देखो हम जो प्रोटीन खाते हैं हमारी बॉडी में क्या करता है? सेल बिल्डिंग का काम करता है। क्यों? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उसका अगर एकदम बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहां पर हम पहुंचेंगे अमीनो एसिड्स में। आपके जो जीन्स होते हैं, हमने पढ़ा था डीएनए, है ना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं क्या होते हैं? ये आपके किसके पार्ट होते हैं? ये प्रोटीन्स के पार्ट, अमीनो एसिड्स के पार्ट, ठीक है? तो जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी किससे बनी होती है? प्रोटीन टाइप के स्ट्रक्चर से बनी होती है। दीज नॉट ओनली गिव स्ट्रेंथ, ये केवल स्ट्रेंथ देने का काम नहीं करती, बट क्या काम करती है? एंजाइम्स, अगर उस सेल को कुछ एंजाइम चाहिए, जैसे हम जो फूड खाते हैं, जो फूड होता है जब हम खाते हैं उसको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होती है, उसी तरह सेल को अपनी वर्किंग करनी है, उस वर्किंग के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो भी सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये बॉडी से प्रोटीन ट्रांसफर काम भी करती है। अगर बॉडी से इधर उधर उसको ट्रांसफर प्रोटीन भेजने हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका भी काम करती है। कहीं पर फास्ट भेजने हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका भी काम करती है। तो जो एक तरह से जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट, ठीक है? लिपिड्स को साइंस की भाषा में कहते हैं, फैट को लिपिड कहा जाता है साइंस की भाषा। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फैट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, और ये फ्लेक्सिबल भी काफी होती है। ये क्या होती है? ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन एंडोसाइसिस, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? एंडोसाइसिस क्या होता है धीरे पढ़ेंगे। तो अब इतना ही याद रखो बस, जो आपको समझना है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड्स और फैट से मिलके बना होता है। आपको 9th में इतना ही समझना है। ये क्या क्या काम करती है? एंजाइम्स को इन आउट करने का काम करती है, आपकी बॉडी को जो फूड इन आउट सिलेक्टिव का काम करती है, परमिएबल, सिलेक्टिवली, मतलब जो चीज चाहिए वही अंदर एंट्री देती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया उसको बाहर भेजने का काम करती है। तो एक तरह से ये क्या है? एक तरह से गेट है,
प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन का एक तरह से गेट है, किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम इसके लिए मतलब ये सेल का फायदा क्या होता है, ये सेलेक्टिव परमिटिबिलिटी इसका फायदा क्या होता है। द यूजफुल मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल, फर्स्ट चीज ये आपको लिखना है। अगर सेकंड चीज, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे जो फूड खाते हैं उसको पचाने का जो काम करता है, हमारे में जो ग्लूकोज बनता है उसको ब्रेक करके एनर्जी देने का जो काम होता है, ऐसी कई सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो ये सब एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चलती रहे, उसमें कौन हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। और जो एक्टिविटी हमारी बॉडी का हमारे सेल के अंदर है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड, सिक्रीशन एंड वेस्ट लीव्स द सेल। हमारा जो हाँ बोलो बच्चा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन आर बोथ सेम। हाँ बोथ सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों सेम चीज है। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये यूजफुल मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। दूसरा, अब यूजफुल मॉलिक्यूल अंदर आ गए, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, वो सेल के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। थर्ड चीज, कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ रिएक्शंस हुई, कुछ वेस्ट तो पक्का निकलेगा, इस वेस्ट को बाहर भी भेजना किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है, और क्या काम करती है, एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंज आउटसाइड। हमारे एक सेल या दूसरे सेल में बाहर जो भी चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस से हमारा अंदर जो एक्टिविटी चलता है, सेल के अंदर जो एक्टिविटी चलता है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट अंदर बना के रखती, बाहर के चेंजेस से अंदर प्रभाव नहीं पड़ने देती। ठीक है, और क्या होता है, द सब्सटेंस जनरली ड्रॉन इन द सेल इंक्लूड रॉ मेटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में एक तरह से सिंपल सी बात क्या है, आपका फूड और वाटर और आपके सोल्ट्स और ऑक्सीजन। मेटाबॉलिज्म सिंपली किसको कहते हैं, आपका जो सेल में जो फूड बर्न होता है, हम जो फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जाता है, वो ग्लूकोज में चेंज होता है। आप जो रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सबने सुना है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारे हम जो शुगर। खाना खाते हैं, हाँ शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में जब जाता है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कहाँ पर पहुंचता है, सेल्स के पास पहुंचता है। जब सेल्स के पास पहुंचता है फिर हमें ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में होती है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी। तो वो बॉडी हमारी एनर्जी में स्टोर होती है और हमको कुछ भी काम करना हो तो वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। CO2 हमको नहीं चाहिए, वो सेल से बाहर थ्रू आउट हो जाती है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टूड सबको, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यस के सर। लिए जो भी नेसेसरी एलिमेंट आपको चाहिए, फूड, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, ये सब किसके थ्रू प्रोवाइड होता है, ये आपके प्लाज्मा। थर्ड, आपके बॉडी में कुछ जगह पे विटामिन होते हैं, हार्मोन्स भी क्रिएट होते हैं, इनको पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए आपका जैसे ही होता है ना न्यूक्लियस, यहाँ पर आपके जीन्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, इनको पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ये इसके थ्रू जाते हैं। ये किसके थ्रू जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। ये सब एक्टिविटी को इन आउट करने का जो हिसाब किताब कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अच्छा, वेस्ट क्या क्या बाहर निकलता है, देखो तीन चीजें बताई थी। द यूजफुल मॉलिक्यूल शुड एंटर द सेल। तो यूजफुल मॉलिक्यूल क्या है, फूड, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, उनको क्या चाहिए, अंदर चाहिए। ठीक है, अंदर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, अब क्या बना, वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जो हम खाते पीते रिएक्शन होती है, उससे क्या क्या निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ये सबको बाहर फेंकना होता है। प्रोटीन्स बनते हैं जो, ठीक है, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, मिल्क है, टीयर है, म्यूकस है,
ये सब कहाँ बाहर आके हमारे ऑर्गन्स में इकट्ठा हो जाता है। सॉरी, अंडरस्टूड? ये सब काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सबको पता लगा ये क्या काम करती है, क्या होता है? यस सर। सबको क्लियर? तो प्लीज प्रेस 1। चलिए गुड, चलिए सब लोग प्लीज वन प्रेस क्या करो, अगर कोई नहीं प्रेस करेगा मुझे लगता है उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसे सब एक बार पक्का प्रेस किया। चलिए अब देखो, अभी हमने क्या देखा था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अपनी बॉडी से मतलब मटेरियल्स इन करती है, आउट भी करती है ना? ये सब हमने देखा। अभी इन आउट कैसे होता है अब हम उसको समझेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू O2 अंदर आता है, किस प्रोसेस के थ्रू O2 बाहर जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन अंदर जाते हैं, प्रोटीन बाहर आते हैं, हार्मोन बाहर जाते हैं, है ना? ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए दो चीज जानते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। नाम सुना आप लोगों ने पहले? यस सर। है ना? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? सर सेमी परमिएबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके इन एंड आउट के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, यस, डिफ्यूजन मेनली गैसेस से ज्यादा कनेक्ट है ना? चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या बात किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से समझो O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है। प्लांट के केस में क्या होता है, CO2 अंदर आती है, O2 बाहर जाती है। मतलब कुछ ना कुछ गैसेस का एक्सचेंज जब करना होता है तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिफ्यूजन, आप देखो आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रूम में हो, घर पे हो, आपने परफ्यूम लिया और आपने रूम के कोने में परफ्यूम मार दिया। परफ्यूम नॉर्मली बाहर गैसियस फॉर्म में आता है। आप देखो थोड़ी देर में उसका स्मेल पूरे रूम में हो जाता है। आप घर पे मंदिर में कपूर जलाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, आप अगरबत्ती एक कोने में जलाते हो, देखो पूरे रूम में उसका अगरबत्ती का स्मेल फैल जाता है। ठीक है, आप पानी में आप नींबू निचोड़ते हो, आप नमक मिलाते हो, देखो पूरे पानी में मिल जाता है। ठीक है, आप चीनी और इसको, हाँ इसको मिक्स, जैसे आप, हाँ आप क्या कहते हो, चीनी मिलाते हो पानी में, वो भी आपका मिक्स हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि आप एक कोने में करते हो और ये पूरी जगह फैल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो सम सब्सटेंस सच सर एज क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। DIFFUSIN, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना। ये आगे क्या होता है, फैलना स्टार्ट कर देता है ना? आपने देखो घर में हम अगरबत्ती लगाते हैं मंदिर के कोने में, आप 10 मिनट बाद देखो उस अगरबत्ती खुशबू आपकी किचन तक पहुंच जाती है। क्यों? जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगरबत्ती की जो जो जल जाती है उसका जो धुआं बनता है, उस धुएं में जो स्मेल है वो आपकी धीरे धीरे एटमोस्फेयर में फैलने लग जाती है और पूरी आपकी एयर में आपकी अगरबत्ती की खुशबू भर जाती है। तो क्या हो रहा है, वो जो बाहर एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स जाके अंदर बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, अब उस एयर में स्मेल आ जाती है। अंडरस्टूड? यस, अरोमा जिसको हम बोलते हैं। मम्मी जब किचन में कुछ बढ़िया सा खाना बनाती है तो आपको खुशबू कहाँ तक आती है? आपके स्टडी रूम तक आ जाती है। मम्मी ने आज हलवा बनाया है या आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, तो कैसे आती है? वो एटमोस्फेयर के थ्रू ही। तो एयर में उस एरोमा के मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं और वो हमारे तक ट्रेवल करके आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो CO2 होता है और O2 का जो इनटेक होता है, वाटर का प्रोसेस को भी हमको क्या करना पड़ता है? इट कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, वो ऐसा, अब ऐसा हो क्यों पाता है? दीज सब्सटेंसेस आर वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, सो दे डिफ्यूज इजली थ्रू द फोसोफिलेट लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका समझो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझो ऐसा होता है, मान लो। ठीक है, अब ये एक तरह से पूरा क्लोज नहीं होता, ये कैसा रहता है, थोड़ा पोरस रहता है। ठीक है, आप जब इसका डायग्राम, मैं आपको जो फोटो भेजूंगा उसमें आपको दिखाई, एक वीडियो भेजूंगा आपको, इसमें हल्के हल्के ना, इसके अंदर हल्के हल्के ऐसे पोर्स होते हैं।
हर लोकेशन पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, आपका जैसे गैस है या आपके वाटर पार्टिकल्स है, इन पोर्स के अंदर होते 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 थिंग्स के अंदर एंट्री मार जाते हैं। गैसेस जैसे हायर कंसेंट्रेशन पे होती हैं, हमने सुना ना कि डिफ्यूजन कैसे होता है, व्हेन ए थिंग ट्रेवल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसका एग्जांपल देखो नीचे देखो, ये आपका एक क्लीन वाटर का टब है और आपने यहाँ एंड में, एकदम एंड में आपने क्या किया, एक ब्लू इंक आपने क्या किया, वहां पे एक इंक ड्रॉप कर दी। आप थोड़ी देर बाद देखोगे ये पूरा पानी कैसा था, व्हाइट था, है ना, नॉर्मल पानी नॉर्मली कलरलेस रहता है। आपने ब्लू कलर की इंक का एक ड्रॉप उसमें डाल दी, धीरे धीरे आप क्या देखोगे, आपका पूरा पानी कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है। क्यों होता है, यहाँ पर पानी का कंसेंट्रेशन कैसा है, मतलब इंक का कंसेंट्रेशन कैसा है, हाई। यहाँ पर इनका कंसेंट्रेशन कैसा है, लो। तो क्या करेगा, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट होंगे और पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये जो आपके वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर स्पेस होता है और ये इंक के पार्टिकल क्या करते हैं, इन स्पेसेस में जाके अपनी जगह बना लेते हैं और इससे पूरे पानी के अंदर फैल जाते हैं और पूरा मिक्स हो जाता है और आपका पानी कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ये होता कहां पर है, दिस इज ए स्पॉन्टेनियस, मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होता है। अपने आप क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ इंक या ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो आपको घर पे छत के ऊपर एक पानी की टंकी होती है ना, उससे हम एक पाइप लगाते हैं, हमारे किचन में पानी आता है। आप देखो आपने जैसे टेप खोला, आपका पानी आना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, आपकी पानी का टंकी हायर लेवल पे है, आपका घर का किचन लोअर लेवल पे है। तो हायर ऊपर का भी टेप ओपन है, नीचे का भी टेप ओपन है, तो हायर लेवल से फ्लो ऑटोमेटिकली नीचे होता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, व्हेन देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, अपने आप होता है, इसको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कभी देखो आपने रूम में से स्प्रे किया, वो खुशबू अपने आप फैल जाती है। मम्मी किचन में जो बनाती है खुशबू अपने आप फैलती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एयर जो मूव करती है उसके थ्रू ही वो आपको एरोमा आपका उसके पहुंच जाता है। यहाँ पर भी आपको इस पानी को हिलाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए होती, आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप ही क्या होता है, जो आपके सब्सटेंस होते हैं ये कहां पर ट्रेवल करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपने देखा है दूसरा चीज, आप जब गर्मियों में गर्म पानी से नहाते हो, आप क्या करते हो, पहले गर्म पानी करते हो, आप एकदम देखो गर्म पानी से नहीं नहाते, आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते हो, है ना। समझो आपका एकदम पानी बहुत गर्म है, तो आप एक मग ऐड करोगे, फिर दूसरा मग ऐड करोगे, तीसरा मग, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पानी गर्म था ये धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों, आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, कोल्ड ऐड कर रहे हो। ये कब तक होता है, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेज नहीं आए, जब तक पानी एकदम गुनगुना नहीं होता। अगर आप और पानी ऐड करते हो क्या होगा, पानी आपका ठंडा होता चला जाएगा। तो हम उस टेम्परेचर पे लाते हैं ताकि हम उससे नहा सके। तो डिफ्यूजन में भी क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपके सब्सटेंस ट्रेवल करते हैं। कब तक, जब तक आपका इक्विलिब्रियम ना आ जाए या ये सारे स्पेस भर ना जाए, तब तक ये ट्रेवल करता है। अंडरस्टूड सबको, कोई डाउट तो पूछ सकता है। सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1। यस। तो ये आपका देखो सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में जैसे समझो मैंने सांस लिया, ठीक है, मैंने अभी एयर को इनहेल किया। जब मैंने एयर इनहेल किया तो अब मेरे पास इस सेल के बाहर O2 ज्यादा है ना। जब मैं समझो सांस लेता हूँ लंग्स के थ्रू, अब ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच गई, सेल के बाहर पहुंच गई, अभी सेल के अंदर नहीं गई, सेल के बाहर है। अब क्या होता है, सेल के बाहर O2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल के अंदर। तो बाहर हायर कंसेंट्रेशन है, सेल के अंदर लोअर कंसेंट्रेशन। तो विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी O2 अंदर एंटर कर जाएगी ऐसे। अब क्या होगा, मैंने खाना खाया, O2 मिली मुझे, रिएक्शन हुआ, अब अंदर क्या बन गया, CO2 बन गई। अभी सेल के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन हाई है और सेल के बाहर
कंसंट्रेशन लो है, क्योंकि अंदर प्रोड्यूस हुई है ना, अंदर जैसे आपकी CO2 प्रोड्यूस हो गई, तो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 आपका इस सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। तो सिंपल, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये स्पॉन्टेनियस होता है। O2 अंदर आती है क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम है, अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई, अब उसका अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 बाहर फेंक दी जाती है। तो डिफ्यूजन ऐसे ऑटोमेटिकली आपका काम करता है। तो डिफ्यूजन इज द spontaneous movement of molecules from a higher concentration level to lower concentration level। ये कब तक होता है, जब तक यूनिफॉर्मिटी कंसंट्रेशन ना हो जाए, इक्विलिब्रियम जब तक सस्टेन ना हो जाए तब तक होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन, इट इज फास्टर इन गैसेस देन इन द लिक्विड और सॉलिड। डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है गैसेस में बहुत फास्ट होती है, ठीक है, लिक्विड्स में कम होती है, और सॉलिड्स में तो बहुत कम होती है। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्यूजन किस में फास्ट होता है, गैसेस में या लिक्विड्स में? क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होते हैं, उनके बीच में सर एंड दे मूव फ्रीली वेरी फास्ट। यस, एंड दे मूव फ्रीली एंड वेरी फास्ट, इसलिए डिफ्यूजन जो होता है इट इज वेरी फास्टर इन गैसेस। तो ये आपको मैंने एग्जांपल समझा दिया है कि एक गैस सच एज CO2 गेट अक्युमुलेटेड इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, या बाद में रीड आउट कर, तो मैंने आपको सेम चीज आपको समझा दी है, ठीक है। चलो गुड, तो डिफ्यूजन सबको क्लियर, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो, तो आपको मैंने करंट उसका समझा दिया, अंडरस्टूड। अभी ऑस्मोसिस समझेंगे, ठीक है। चलो, तो वाटर जो होता है वो दोनों लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन आल्सो एंड लॉ ऑफ ऑस्मोसिस आल्सो, ठीक है। अब ऑस्मोसिस को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वाटर आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो याद रखो, डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे रूम में आपने जब वो परफ्यूम छिड़का, तो यहाँ पर देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अगर आपने कोई मेम्ब्रेन लगा दिया और फिर उसके थ्रू पास हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो जहां पर भी जो स्पॉन्टेनियस, इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके थ्रू, ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब धीरे धीरे समझते हैं होता क्या है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा, यस, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मान लो ये आपका पानी का टब है, इसमें आपने वाटर भरा हुआ है, ठीक है। आपने इसमें एक ऐसे मेम्ब्रेन लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी क्या होगा, इन दोनों में, ये भी सेम वाटर है, ये भी सेम वाटर है, इस परमेबल मेम्ब्रेन के पानी जितना यहां से इधर जाएगा उतना इधर से इधर आएगा, दोनों का लेवल सेम रहेगा। ये सबसे सिंपल कंडीशन है, ठीक है। पानी दोनों तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। पानी ईस्ट से वेस्ट भी जा रहा है और वेस्ट से ईस्ट भी आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल जा रहा है। अगर समझो यहाँ से 5 ग्राम गया तो यहाँ से 5 ग्राम वापस भी आ गया, इसलिए दोनों पे लेवल कैसा रहता है, सेम बना रहता है, ठीक है। अब मान लो, अब मैंने क्या किया, ये आपकी फिर से मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर पानी का लेवल इतना है मान लो, और यहाँ पर पानी का लेवल इतना है, ठीक है। ये आपका सिंपल नॉर्मल वाटर है, ये आपका फ्रेश वाटर है एक तरफ, यहाँ पर क्या आपका फ्रेश वाटर। अब मैंने क्या कि इधर जो पानी है इसमें मैंने कुछ मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया मैंने, इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर दी, शुगर और सॉल्ट, ठीक है। मैंने शुगर ऐड कर दी, शुगर सॉल्यूशन मैंने इसको बना दिया, थोड़ी सी मैंने इसमें क्या कर दी, चीनी ऐड कर दी, ठीक है। अभी देखो,
अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर तो सिर्फ फ्रेश वाटर है, इसमें तो सिर्फ पानी है, लेकिन इस तरफ क्या है, चीनी प्लस पानी दोनों है, ठीक है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर, यहाँ पर तो 100% पानी है, यहाँ पर आपका 98% पानी है, और 2% आपका क्या है, शुगर है। तो पानी का कंसेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है, ए या बी, बताइए। सर ए में। सर बी में। मान लो दोनों तरफ सर पानी का ए लेवल में सेम, कंसंट्रेशन ज्यादा है। अभी आप ये देखो दोनों पानी का लेवल सेम है, ठीक है। ए में एकदम फ्रेश वाटर है, बी में क्या है, 90% वाटर है और 2% आपका शुगर है। तो मैंने आपसे पूछा है पानी का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है। सर पानी का कंसंट्रेशन ए में ज्यादा है। यस, क्योंकि यहाँ पर आपका 100% पानी है, यहाँ पर आपका 98% पानी है। तो पानी क्या होगा, कहाँ से ट्रांसफर करेगा, ए से सर ए से बी तक। अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पर 100% है, यहाँ पर कितना है, 98% है। तो अगर इसने अपना 1% इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 99, ये कितना हो जाएगा, 99, दोनों में इक्विलिब्रियम हो गया। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, पानी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन फ्लो करेगा। अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस फर्स्ट वाले को बोलते थे आइसोटोनिक। ये बात आपको डिटेल बाद बताता हूँ, अंडरस्टूड ये बात। सर जहाँ पे वाटर इक्वल रहेगा वहाँ पे आइसोटोनिक ना। यस, जहां पर इक्वल रहेगा मतलब आइसोटोनिक, मतलब दोनों तरफ ट्रांसफर तो हो रहा है, यहाँ से इधर भी ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर इक्वल ट्रांसफर हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर 100 था, यहाँ पर कितना था, 98, तो कहाँ जाएगा, हाइयर टू लोअर। अब जब यहाँ पर भी 99 हो गया, यहाँ भी 99 हो गया, अब प्रोसेस बंद हो जाता है। अंडरस्टूड, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब होता है, जब एक तरफ वाटर का परसेंटेज ज्यादा हो और दूसरी तरफ परसेंटेज कम हो, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है, कहां पर, ए से बी की तरफ। क्यों, यहाँ पर हाइयर कंसेंट्रेशन, यहाँ पर आपका लोअर कंसेंट्रेशन। ये सबको अंडरस्टूड, हाइयर टू लोअर, ये कंसेप्ट सबको क्लियर। फिर हम टॉपिक पे वापस चलेंगे। यस सर। चलो गुड, अभी इसमें हम ये चीज डिटेल में समझेंगे, मैंने आपको सिर्फ बाहर एक एग्जांपल देके आपको समझाया, ठीक है। चलो, द मूवमेंट ऑफ द वाटर across the plasma membrane is affected by the amount of substance dissolved in the water. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, affected by the amount of substance dissolved in the water। जैसे हमने अभी क्या ऐड किया था, चीनी ऐड किया था, हमने सॉल्ट भी ऐड किया था। अगर समझो मैं चीनी ऐड करता जाऊंगा, अगर मैं शुगर ऐड करता हूं, उससे क्या होगा, more and more water will come from higher concentration to लोअर कंसेंट्रेशन। एग्जांपल समझे आप लोग, अगर मान लो मैंने अभी इसमें चीनी का परसेंटेज बढ़ा दिया, अभी चीनी कितनी थी, केवल 2%, अब मैंने यहाँ पर कितनी कर दी, 10%, तो वाटर का परसेंटेज कितना रहेगा, 90%। इसका मतलब मोर एंड मोर वाटर विल बी फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर हमने कितना शुगर ऐड किया। ये अंडरस्टूड सबको, हम जितना शुगर ऐड करेंगे, अगर ज्यादा शुगर ऐड करेंगे तो पानी का फ्लो कंटिन्यूस होता रहेगा, कब तक, जब तक वो इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर ले। थस अब ऑस्मोसिस की राइट डेफिनेशन, ऑस्मोसिस इज द पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी permeable membrane to a region of low water concentration। देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक ही चीज का फर्क, इस चीज का फर्क है। डिफ्यूजन के लिए कोई वो सर डिफ्यूजन में गैस होता है और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ, डिफ्यूजन में वाटर भी होता है पर उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस ये याद रखना, ये शब्द आपने ऐड करना है बस। डिफ्यूजन में भी हाइयर टू लोअर होता है, इसमें भी हाइयर टू लोअर होता है। डिफ्यूजन में आपका गैसेस भी होता है और लिक्विड भी होता है। एक्सक्यूज मी सर, पर ऑस्मोसिस में आपका सिर्फ वाटर होता है। यस बच्चा। सर कैन वी से दैट osmosis is a kind of diffusion? Yes, osmosis is a kind of diffusion with semi-permeable membrane।
बस ये आपका लाइन ऐड उसमें होना जरूरी है। देखो आगे लिखा है उसी सेम चीज। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑस्मोसिस इज अ प्योर मैकेनिकल सॉल्यूशन, मैकेनिकल डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्या है इसको मैकेनिकल डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों? आप बार बार चीनी ऐड करते हो, चीनी ऐड करते जाओगे, आपका प्रोसेस चलता जाएगा। जितनी आपकी चीनी ऐड होती जाएगी आपका वाटर का फ्लो चलता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो मैंने आपको नीचे 3 बनाए हैं ये वाले। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और हाइपरटोनिक क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, यस। चलो फर्स्ट हम समझते हैं हाइपोटोनिक। फर्स्ट, if the medium surrounding the cell have the higher water concentration than the cell। अब देखो जो सेल है, सेल में एक लिक्विड है साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम साइटोप्लाज्म होता है उसमें पानी तो होता ही है, लिक्विड है ना, तो मतलब पानी है। पानी के अंदर आपके कुछ प्रोटीन मिले हैं, बाकी सब चीजें मिली हैं। अब आप देखो अगर आपने उस सेल को एक पानी के टब में डाल दिया, प्योर वाटर, सेल के बाहर प्योर वाटर एकदम आया, और सेल के अंदर वाटर तो है लेकिन उसके अंदर क्या है, सोल्यूमेंट है। उसके अंदर क्या है, सोलवेंट है। अब क्या होगा, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्यों? बाहर फ्रेश वाटर है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन इन द सेल। तो बाहर हाइयर से पानी कहां पर अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। while the water molecules are free to pass through the plasma membrane in both direction, more water will enter the cell than leave। देखो इस केस में इनमें होता क्या है, पानी तो फ्लो दोनों तरफ करता है। जैसे आपकी ये सेल है, यहाँ पर जो पानी है आपका ये एकदम फ्रेश वाटर है। ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी पानी है और इसके अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट सोल्यूट है। इसका मतलब बाहर पानी कैसा है, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर। तो ऑस्मोसिस से क्या होगा, पानी यहाँ से थोड़ा बाहर तक जाएगा, तो समझो ऐसा समझो 1% बाहर गया, अंदर लेकिन कितना आएगा, 10% अंदर आएगा। तो 1 kg गया पर 10 kg अंदर आ गया। इसका मतलब आपकी सेल कैसी हो जाएगी, आपकी जो सेल थी ये थोड़ी फूल जाती है। कैसे होती है, हाँ ये स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है, अपनी साइज से बड़ी हो जाती है। और इस टाइप के उसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये याद रखिए, जब मैटर इन सराउंडिंग पढ़ेंगे ना, इसको फिर से पढ़ते हैं, पर अभी आपको यहाँ पर आज पढ़ने का मौका मिल गया। इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड is more than the concentration of water inside the cell. This type of solution is known as hypotonic solution। ये याद रखना, ठीक है ना। तो it will become inflated, ये फूल जाती है। ठीक है, second type, if the medium surrounding the cell is exactly same water concentration at the cell, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। जब बाहर कंसंट्रेशन, अब समझो उसमें पानी गया, पानी जाता गया, पानी जाता गया, अब क्या हुआ, अब दोनों का लेवल सेम हो गया। उस केस में क्या होगा, देखो ये सेल कैसी गई थी, स्वेलो कर गई। थोड़े टाइम में क्या पानी अंदर का कंसंट्रेशन बाहर का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, सेम हो गया। अब जितना पानी यहाँ से बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर से बाहर से अंदर आएगा, तो सेल का साइज सेम रहता है। इसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल का जो साइज सेट हो गया, अब उसको चेंज नहीं होगा। क्लियर है पार्ट, थर्ड सेकंड वाला भी। यस सर। थर्ड, if the medium has lower concentration of water than the cell, then it is very concentrated solution। अब ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, देखो आप ये थर्ड वाले को बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर को आप इसको याद करना है, इसमें कंफ्यूजन कैसे होती है, यार ये ऊपर वाला हाइपो होगा या नीचे वाला हाइपर होगा, तो इसको समझने के लिए क्या याद रखो,
हाइपर मतलब ज्यादा, गुस्सा, मुझे अगर गुस्सा आएगा तो क्या होगा, मेरे अंदर से गुस्सा निकलेगा। तो जब चीज निकलती है, जब चीज निकलती है कहां से, अंदर से बाहर निकलती है। जब आदमी हाइपर होता है तो क्या होता है, गुस्सा करता है, मतलब अंदर से बहुत, अंदर से फ्रस्ट्रेशन क्या The होती है, बाहर concentration of water in the cell is greater than outside the cell. हाँ, वही आपको वही बता रहा हूँ, मतलब इसको याद करने का तरीका। हाइपरटोनिक मतलब जब अंदर से, सेल के अंदर से चीज बाहर निकल जाए। जैसे हमारे अंदर गुस्सा बाहर निकलता है ना, हाइपर होते हैं, जब हम हाइपर होते हैं मन में गुस्सा आता है, हम गुस्से से अपनी चीज बाहर निकालते हैं, अपनी भड़ास बाहर निकालते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर कंसेंट्रेशन लो है, तब क्या होगा, यहाँ से बाहर वाटर ज्यादा फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू अंदर जितना है। मान लो अंदर आया 5 लीटर, बाहर गया 10 लीटर। अब आपकी सेल कैसी होगी, आपकी सेल श्रिंक हो जाएगी, जो आपकी सेल कैसी होगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूं, देखो बाहर फ्रेश वाटर, ठीक है, अब मैं इसमें क्या ऐड करते जाऊं, शुगर, सोडियम, पोटेशियम, मैं इसमें ऐड करता जाऊं। अब देखो आपका जो अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, आपके सोडियम आयन होते हैं, इसमें पोटेशियम आयन्स होते हैं। ठीक है, ये इन सब से मिलके बना होता है। समझो अंदर आपका तो लेवल था कितना, 10 लीटर, बाहर आपने कितना कर दिया, 50 लीटर, किसका, सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का। अब अंदर कंसेंट्रेशन कम था, है ना, बाहर कंसेंट्रेशन कितना है, 50, इसका मतलब पानी कितना है, 50% है, इसमें पानी कितना है, 90% है ना। सेल के अंदर सॉल्वेंट कितना है, 10, आपको उससे मार्कर से लिखना, आपके सेल के अंदर जो सोडियम, पोटेशियम आयंस, मान लो ये आपकी सेल है, अब इसको ऐसे मान लेते हैं, सेल में आपका 90% वाटर है और 10% आपका सॉल्यूट है। मान लो इसमें आपका सोडियम आयन आ गया, पोटेशियम आयन्स आ गए। अब जो बाहर पानी है, ये जो पानी है, ये वाला सेल के बाहर जो पानी है, इस पानी में 50% वाटर है, मतलब 70% आपका वाटर है और 30% आपका क्या है, सॉल्यूट है, जिसमें आपका सोडियम और पोटेशियम आयन। अब देखो यहाँ पर वाटर का कंसेंट्रेशन कितना है, 70, अंदर कंसेंट्रेशन कितना है सेल के अंदर, 90, इसलिए पानी बाहर अंदर से कहां पर फ्लो करेगा, बाहर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन। आपकी सेल में से पानी निकल गया, अब सेल थोड़ी पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये जो सॉल्यूशन बाहर जो सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कंसेंट्रेशन, जिसमें पानी का कंसेंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो आप ये कह सकते हो, अगर मान लीजिए फ्रेश वाटर है, एकदम फ्रेश वाटर, ये आपका क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपका जो 10% सॉल्यूट और 90% वाटर, आप इसको कह सकते हो हाइपोटोनिक। ठीक है, और अगर आपका 30% सॉल्यूट और 70% वाटर, आप इसको क्या कह सकते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये किसके कंपैरिजन में, ये किसके कंपैरिजन में, ये इसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका भी तो कुछ कंपोजिशन है ना, उसमें भी पानी है। ठीक है, उसमें पानी है, उसमें भी सोडियम और पोटेशियम आयंस हो। अंडरस्टूड, तीनों चीजें क्लियर, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से और समझेंगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है कि एक्टिविटी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, टेक ए मुर्गी का अंडा, हमने क्या किया, एक मुर्गी का अंडा ले लिया, उसकी हमने आउटर शेल रिमूव कर दी, ऊपर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमने क्या किया, द शेल ऑफ एग इज मेड ऑफ मेनली कैल्शियम, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, पुट दिस प्रोसेस एग इन द प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3-5 मिनट्स। हमने अंडा लिया, उसके ऊपर का व्हाइट पोर्शन हटा दिया, जो अंदर जो पोर्शन बच गया है, हमने क्या किया, उसको प्योर वाटर में डाल दिया। थोड़े समय बाद हम क्या देखेंगे, द एग स्वेलो बिकॉज वाटर एंटर द एग बाय ऑस्मोसिस।
क्योंकि अंदर इस एग के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन लो था। सर यस सर एक का वो कड़क वाला पार्ट शेल निकाल के उसको पानी के अंदर रखना है ना? हाँ यस यस ठीक है। तो Sir, can बाहर you explain this activity again? My internet हाँ connection problem. ओके, आपने एक मुर्गी का अंडा लिया, उसकी जो बाहर की आउटर शेल होती है आपने उसको निकाल दिया। अब अंदर का जो पोर्शन है हम उसको एक फ्रेश वाटर में, प्योर वाटर में डालेंगे। ठीक, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, ये अंडा थोड़ा फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? बाहर पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसके अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तो थोड़ा सा पानी क्या होगा इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ये अंडा थोड़ा फूल जाएगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हो? अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अभी आपने क्या किया, अब इसमें आपने कंसेंट्रेटेड सॉल्ट, अब ये प्योर वाटर नहीं है, अब इस आप पानी में आपने क्या किया, आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। आपने इसमें क्या किया, सॉल्ट ऐड कर दिया। अभी देखो अंडे में सॉल्ट नहीं है, अंडे में सॉल्ट नहीं है, बाहर के आपका सॉल्ट है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी पानी है, इसके अंदर जो भी पानी कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंडा आपका श्रिंक कर जाएगा। क्यों? द एग श्रिंक बिकॉज सिंस द वाटर passes out of the egg solution into the salt solution. Understood? ये आपकी एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में थी, इसलिए मैंने सोचा इसको ले लिया। तो आपके दोनों पार्ट हो गए, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। Yes, sir. अब इसके तो आपको अब एग्जाम में तो आपको ऐसे पूछा जाएगा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आपको हाइपरटोनिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको मैंने सब पढ़ा दिया। अब दोनों के डिफरेंसेस भी हमको पता होने जरूरी है। तो एक एक चीज देख लेते हैं। फर्स्ट, डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। याद रखिए, ये गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड्स में भी हो सकता है, पर ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में होता है हमेशा, ओनली इन द लिक्विड मीडियम। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे आपने गैस के अंदर गैस मिक्स कर दिया। दूसरा एग्जांपल, आपने पानी के अंदर इंक मिक्स कर दी, लिक्विड हो गया। पानी के अंदर आपने चीनी ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी, तो हर केस में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है ना। तो ठीक है, तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मे बी सॉलिड आल्सो, दे कैन बी लिक्विड आल्सो, दे कैन बी गैसियस आल्सो। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। अब इसमें क्या होता है, मूवमेंट देखो, अगर शुगर सॉल्यूशन है, अगर आपका शुगर सॉल्यूशन है, इसमें से केवल आपका वाटर मूव होता है बाहर, बाहर या अंदर, शुगर उसके अंदर ही रहती है। जो बाहर पानी का टब हमने देखा है, अगर वो उसमें शुगर डाली है तो केवल वाटर इन आउट होता है, शुगर इन आउट नहीं होती, केवल वाटर इन आउट होता है। डिफ्यूजिंग में क्या होता है, सॉलिड भी डिफ्यूज होता है, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, गैस भी डिफ्यूज होता है। पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये शब्द देखो, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन में एक होता है वाटर, एक आपकी होती है शुगर। शुगर को क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और वाटर को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो घोला जाता है, शुगर है, सॉल्ट, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है, इंटरसेक्शन होता है, सॉल्यूट का नहीं होता। याद रखना हमेशा, सॉल्यूट का नहीं होता, केवल किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो, सर चाहे सॉल्यूट मतलब क्या होता है? सॉल्यूट मतलब जो मिलाते हो आप, जैसे आपने दूध में चीनी मिलाई, तो दूध आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, जो आप चीनी मिला रहे हो। अंडरस्टूड? जो हम चीज मिक्स Okay, sir. करते हैं, तो इसको सिंपल भाषा में क्या समझो, जिसका क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट, और जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट, सिंपल भाषा में। पर ये ऐसा करेक्ट नहीं है, मैं आपको सिंपल भाषा लेके समझा रहा हूं। क्योंकि आप देखो पानी में चीनी कितनी होती है, बहुत कम होती है ना। हाँ, आप चीनी ऐड करते जाओ, ठीक है, वो अलग बात होती है। थर्ड पॉइंट है सेमी परल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमने पढ़ा, जब किसमें सेमी परल मेम्ब्रेन आपको चाहिए होती है। फोर्थ,
इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी, इसके लिए आपको कुछ एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं, ठीक है, इस सिस्टम के लिए आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो एनर्जी लगता है थ्रू इट इज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स येट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। अब इसमें जो मूवमेंट होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। अगर इसका कंसेंट्रेशन कम होगा तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम इज डिजायर्ड। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, हाइयर और लोअर एक सेम लेवल पे आ जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो जाता है तो आपका ये डिफ्यूजन काम करना बंद कर देता है। एक बार आपकी चीनी मिल गई, आपने समझो दूध में चीनी मिलाया, एक बार चीनी मिल गई, फिर उसमें बाद में आगे कुछ नहीं होता। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है वो कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, ठीक है। अगर आपका आइसोटोनिक भी होता है, अगर आपका आइसोटोनिक भी होता है, उस केस में भी क्या होता है, यहाँ से 5 kg गया, मान लो यहाँ से 5 ml बाहर गया पानी, उतना ही 5 ml अंदर भी जाएगा। तो ऑस्मोसिस कंटिन्यू चलता रहता है। डिफ्यूजन एक बार आपने अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम स्टेट, हाइयर लोअर कंसेंट्रेशन दोनों सेम हो गए, फिर उसके बाद आपका डिफ्यूजन बंद हो जाता है, ऑस्मोसिस चलता रहता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। 5 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। Sir, can you again explain the fourth point? Which one? Sir, fourth point. फोर्थ, देखो फोर्थ में क्या लिखा है डिफ्यूजन में, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और डिफ्यूजिंग सब्सटेंस ओनली। जैसे मैंने सेंट है, जैसे हम घर में परफ्यूम मारते हैं, मतलब परफ्यूम करते हैं, अब वो परफ्यूम कितना कंसंट्रेटेड है या वो कितनी जल्दी स्प्रेड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी फैलेगा और कितनी जल्दी इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसके, ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जैसे नमक देखो, नमक जल्दी घुल जाता है, चीनी घुलने में टाइम लगता है। अब दोनों कैसे हैं, सॉलिड है, अंडरस्टूड। तो अब ये क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट है वो बारीक पार्टिकल में और शुगर थोड़े मोटे पार्टिकल में होता है, इसलिए उसको घुलने में टाइम लगता है, ये जल्दी घुल जाता है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस को होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या चीज हम डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हल्का होता है, इसमें भी हल्का होता है, पर ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो उसमें चीज मिक्स करने वाले उसके ऊपर डिपेंड, लगभग पॉइंट सेम है, इसलिए फोर्थ पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट में कुछ ज्यादा मीनिंग है नहीं, ठीक है। फोर्थ को अवॉइड कर दो, बुक में था इसलिए मैंने नोट कर दिया। फोर्थ पॉइंट का दोनों जगह कैंसिल कर दो, आपको चारों पॉइंट भी आपके लिए काफी, ठीक है। आगे चले टॉपिक में। Yes, sir. यस, अभी हमने क्या क्या चीज देखा, हमने देखा डिफ्यूजन, अभी हमने देखा ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी सेल में जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, अब गैसियस ट्रांसफर भी होना जरूरी है, वाटर ट्रांसफर होना भी जरूरी है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस, जो इस प्रोसेस के थ्रू नहीं होते। देखो अभी हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, डिफ्यूजन क्या करता था, हम देखो प्लाज्मा क्या करती है, ट्रांसफर करती है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सॉलिड। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आती है वहां पर डिफ्यूजन काम आता है, ठीक है। जहां पर एक्सचेंज ऑफ लिक्विड की बात आती है, पानी ट्रांसफर होता है, वहां पर आपका ऑस्मोसिस काम आता है। लेकिन सेल को फूड जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी सप्लाई करने होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनको ट्रांसफर करने के लिए ना तो डिफ्यूजन काम आता है ना आपका ऑस्मोसिस काम आता है। तो थर्ड चीज को कहते हैं मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। थर्ड चीज को क्या कहते हैं, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। वी हैव सीन दैट इन सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन act as a effective barrier for the free diffusion of most biological molecules. Yet, it is essential to some material enter and leave the cell. अगर समझो मुझे फूड जो ग्लूकोज फॉर्म में है, ठीक है, अब फूड जो ग्लूकोज होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। अभी वाटर तो सेल के अंदर एंटर कर जाता है बाय ऑस्मोसिस, लेकिन मुझे ग्लूकोज भी अंदर पहुंचाना है। अब ग्लूकोज पहुंचाने के लिए क्या, तो देखो द न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर, जैसे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, एंड मटेरियल फॉर द ग्रोथ सच एज अमीनो एसिड्स, जो देखो हम तीन फूड कंज्यूम करते हैं,
क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड्स। शुगर क्या होता है, ग्लूकोज। ये दोनों को सेल में एंट्री देनी होती है। सेल के देखो दो काम होते हैं, मेन दो काम होते हैं। एक तो वो फूड को बनाता है, दूसरा उसको ग्रोथ करना होता है। जैसे आप छोटे बच्चे थे, आप आज बड़े बच्चे हो गए, आपका क्या हुआ, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स बड़े हुए, आपके अंदर के टिश्यू बड़े हुए। वो कब बड़े हुए, जब आपकी सेल ग्रो हुई। तो जो प्रोटीन होते हैं वो ग्रोथ का काम करता है। शुगर क्या देता है, ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी देता है। और प्रोटीन्स क्या देते हैं, हमें ग्रोथ देते हैं। तो इनको सेल के अंदर जाना जरूरी होता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर फेंकना होता है। तो सच मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय स्पेशल प्रोटीन्स या बाय न्यू सिस्टम, बाय न्यू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। एक नई टाइप के सिस्टम होते हैं सेल में, ठीक है। और 3 टाइप के सिस्टम होता है, आपको वो बताता हूं। ओके, अब ये तो समझ में आया सबको कि गैसियस के अलावा यहाँ पर आपको समझाऊंगा मैं तीन चीजें होती है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल को लेने के लिए तो डिफ्यूजन काम आता है ना, ऑस्मोसिस काम आता है। तो 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। इस मेन प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइसिस, एंडोसाइटोसिस, ये याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इस वाले टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस होती है। फेगोसाइटोसिस, जिसको कहते हैं सेल ईटिंग, सेल उसको खा रही है। अगर बड़ा सब्सटेंस होगा तो सेल क्या करेगी, उसको खाने का काम करेगी, मतलब सिर्फ कहने के लिए, उसको अपने मुंह में डाल रही है। पोटोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग कर रही है। अब देखो, जब हम खाना खाते हैं वो सॉलिड होता है, उसको हम चबाते हैं, वो बाद में कैसा होता है, वो सेमी सॉलिड बन जाता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अंदर धकेल लेते, वो हमारी फूड पाइप के थ्रू लिक्विड फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस ये क्या करता है, सेल को ईट करने का काम, वो बताऊंगा ईटिंग कैसे। पोटोसाइटोसिस, सेल ने कोई ड्रिंकिंग कर ली। और थर्ड होता है रिसेप्टर मेडिएटर एंडोसाइसिस। अब देखो तीनों होते कैसे, अब ध्यान से देखना, ठीक है। These process are pathway to specially internalize solid particles। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्रोसेस कहाँ यूज होती है, जब हमको सॉलिड पार्टिकल को सेल के अंदर पहुंचाना होता है। सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे आपके सोडियम आइंस, पोटेशियम आइन, आपके अमीनो एसिड्स वगैरह। जब हमको बॉडी के अंदर लेने होते हैं तो ये तीनों प्रोसेस अलग अलग ढंग से काम करते हैं। मान लो आपका सॉलिड पार्टिकल थोड़ा बड़ा है, मान लो आपका सॉलिड पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, तो इस तब कौन सा प्रोसेस काम आता है, फेगोसाइटोसिस। अब नॉर्मली आप सबने अमीबा देखी है, अमीबा ऐसे होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है। अब जब भी इसको पता लगता है अभी कोई फूड बाहर आ गया, तो क्या करती है, अपने इनको, अब इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी फ्लेक्सिबल होती है, वो क्या करती है, इसके बाहर एक ऐसा ऐसे हाथ बना देती है, हाथ बोल सकते हो, पेरिनीस, ये ऐसा बन जाता है, ऐसा देखो, ये वाला ऐसा, ये ऐसा बन जाता है। और क्या करता है, ये बाद में इसको ऐसे कैप्चर कर लेता है। ये फूड पार्टिकल कहाँ था, बाहर था। सेल ने क्या किया, इसके बाहर अपने ऐसे हाथ बढ़ाए और इसको अपने ऐसे कब्जे में ले लिया। कब्जे लेने के बाद क्या होता है, ये बन जाता है फूड वैकोले। इसको क्या कहते हैं, फूड वैकोले, ठीक है। ये फूड वैकोले होता है। अब क्या होता है, हम ये कहां पर पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली शेल कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे ही खाना आया, उसने हाथ पकड़ के उसने पकड़ लिया और इसको पूरा पकड़ के क्या किया, इसको एनक्लोज कर लिया। इसको क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया। अब साइटोप्लाज्म में से क्या होगा, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अब एंटर होने के बाद एक तरह से लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करने के काम करता है। तो ये लाइसोसोम इसके अंदर एंटर कर जाएगा और इसको क्या कर देगा, ऐसे ब्रेक कर देगा। इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और क्या करेगा, इसको इतना बना देगा, तो इसके अंदर इसको इतना मतलब लिक्विड बना देता है। अब ये फूड बाहर इसमें मिक्स हो जाता है साइटोप्लाज्म। तो जो सॉलिड चीज थी
उसको अपने कब्जे में लिया, इतना ही समझना आपको, उसको अपने कब्जे में लिया, ठीक है, उसको कहते हैं सूडोपोडिया। जो पैर बनते हैं, ये जैसे ये जो लेग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं सूडोपोडिया। सर स्यूडोपोडिया को फॉल्स फिट भी बोलते हैं ना? हाँ, उसको फॉल्स पैड बोलते हैं, मतलब नकली पैर होते हैं, फॉल्स लेग्स या फॉल्स पैड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, इसको पकड़ लेता है, पकड़ के क्या बन जाता है, फूड वैक्यूले बन जाता है। अब इसको क्या मिक्सिंग होती है, लाइसोसोम्स की मिक्सिंग होती है। ये लाइसोसोम इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, इसको फूड को ब्रेक कर देते हैं। तो ये लिक्विड बन जाता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है और हमारी सेल को एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो जब बड़े सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको क्या यूज किया जाता है, साइटोसिस। दूसरा, अगर समझो छोटे छोटे आयंस है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस होंगे सेल के बाहर, तो ये सेल क्या करता है नॉर्मली, इसको अपना हल्का सा सेल के, देखो ये फूड वैक्यूले अंदर एंटर करता पूरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ देता है और अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करता है, ये केवल बाउंड्री पे ऐसा फूड वैक्यूले बनता है, उसके अंदर क्या करता है, फूड वैक्यूल, इसको बोलते हैं केवोले, ठीक है, CAVEOLEA। आपने नाम याद नहीं किया तो भी कोई दिक्कत, ठीक है। ये केवल बाउंड्री पे बनता है, ये केवल बाउंड्री पे बनता है। अब ये सारे जो पार्टिकल्स इसके अंदर कैद हो जाते हैं और बाद में किसके अंदर आते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आपका जो सोडियम आयंस होते हैं, जो हम खाने में खाते हैं, पोटेशियम आयंस आपके होते हैं, आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड तो बड़े होते हैं, ठीक है। ये आपके इसके देखो, इसके अंदर फैगोसाइटोसिस में मिली आपका ग्लूकोज ट्रांसफर होता है, ग्लूकोज, ठीक है, शुगर जो होती है, इसके थ्रू आपके आयंस ट्रांसफर होते हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, जो भी आयंस हमको बॉडी का नीड है, ठीक है, वो किसके थ्रू आते हैं, फोटोसाइटोसिस, ठीक है। थर्ड चीज, आपका जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, वो इस थर्ड प्रोसेस से आते हैं, इसको बोलते हैं रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस। जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर का मतलब भी होता है रिसीव करना, जो रिसेप्टर वर्ड आता है कहां से आता है, रिसीव करना। अब क्या होता है, हमारी सेल क्या करती है, ये छोटे छोटे, देखो ये पार्ट, ये अभी देखो जो कोविड वायरस क्या कर रहा है, कोविड वायरस अंदर आता है और हमारी सेल के साथ ऐसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते है ना, सबने देखा होगा जो आजकल वीडियो वगैरह में। हमारी सेल में भी क्या होता है, ऐसे ही इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स, इनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर। ऐसे ये ऐसे कप जैसे होते हैं, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड होता है, ये आता है और इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है। अब क्या होता है, ये कवरिंग क्लोज हो जाती है, ये अंदर आ जाती है, ठीक है। अब इसमें से जो ये पार्ट, ये अमीनो एसिड पार्ट होता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाता है, बाहर निकल जाता है साइटोप्लाज्म, और ये रिसेप्टर बाहर जाके फिर से यहाँ लग जाता है। एक तरह से बाहर हमने ऐसे कप बनाया, कप के अंदर फूड आया, हमने उसको वापस लिया, हमने उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया, हम कप फिर से बाहर चले गए, ठीक है। ये किसके लिए यूज करते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं। तो जो भी फूड हम इनसाइड लेते हैं, जो फूड हमारी बॉडी में अंदर जाता है, उस प्रोसेस को मेन उसका नाम होता है एंडोसाइसिस, इसका मेन नेम होता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें 3 फेज है, फेगोसाइटोसिस ग्लूकोज के लिए, फोटोसाइटोसिस लिक्विड्स के लिए, आयंस के लिए, और थर्ड आपका रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस, ये आपका अमीनो एसिड्स वगैरह के लिए। तो देखो सेल इतना सारा काम, बोल सकते हैं क्या, मतलब वो एक तरह से आपका सोल्यूबल, वो मतलब एकदम वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। प्लाज्मा टाइप, क्या बच्चा, सर प्लाज्मा जैसे क्या, मतलब बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आप उसको सर आप उसको लिक्विड यू फॉर्म एक्सप्लेन कैसे फोटोसाइटोसिस? बताया ना मैंने बच्चा, अभी तो मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया था, फिर सबको बताता हूँ। फेगोसाइटिस में अंदर लेता है, फोटोसाइटिस में उसको ऑब्जर्व करता है और रिसेप्टर में उसको रिलीज कर देता है। यस, रिसेप्टर में बाहर से पकड़ा, उसको अंदर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया, रिसेप्टर फिर से बाहर जाके लग जाता है। फेगोसाइटिस में उसको अपने अंदर पकड़ता है, अंदर लेके जाता है, लाइसोसोम्स आते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, वो लिक्विड बनता है हमारी बॉडी में, साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है।
फोटोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या होता है इसके यहाँ पर ऐसे अटैच हुए, यहाँ पर अटैच हुए, ये फिर बाउंड्री क्लोज हो जाती है, यहाँ से बाउंड्री क्लोज हो जाती है। अब ये अंदर क्या होता है, सिर्फ ये अंदर एंटर कर जाते हैं, तो कुछ नहीं होता, ये बस जो ये अब ये डॉट डॉट देख रहे हो ये वाले, ये यहाँ से कैप्चर होते हैं, ये सेल क्लोज हो जाती है और ये अंदर रिलीज हो जाते हैं, बस इतना ही काम होता है। ये बहुत छोटे होते हैं ना, इसलिए इनको कैप्चर करना इजी होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, फूड को अंदर लेना। चलो गुड, तो हमने ये पढ़ा था ना मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, तो हमने क्या पढ़ा था, ये क्या चीज है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं अदर देन गैसेस, अदर देन वाटर, वाटर के अलावा, वाटर किस गैस किसके थ्रू आ जाएगा, डिफ्यूजन, वाटर किसके थ्रू आ जाएगा, ऑस्मोसिस। उसके अलावा बॉडी की जो भी नीड होती है उस नीड को टेक केयर कैसे करते हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। तो इसमें 3 प्रोसेस हमने पढ़े, फोटोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस। अभी डिफरेंस बताएगा किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में। मतलब डिफ्यूजन क्या इसके लिए होता है, सिर्फ गैसेस के लिए होता है। अभी जो हमने पढ़ा ये थर्ड वाला जो हमने पढ़ा मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसको कई बार कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसको कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। फर्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए रैपिड प्रोसेस, डिफ्यूजन थोड़ा इसके मुकाबले स्लो रहता है, ये एक्टिव बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। थर्ड, इट कैन मूव मटेरियल्स थ्रू ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, बाहर कंसंट्रेशन कैसा है, अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, इसको कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन हाई है लो है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। अब देखो फूड सिर्फ अंदर आ रहा है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस में फूड केवल अंदर आता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे आयंस हो, चाहे आपके अमीनो एसिड्स हो। इट टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, CO2 अंदर, O2 बाहर। थर्ड, इट नीड ए कैरियर और प्रोटीन्स टू अकर। तो आपने जो देखा, जो फूड वैक्यूले बनी वो भी प्रोटीन होता है, आपके जो रिसेप्टर होते हैं वो भी आपका प्रोटीन्स होते हैं, तो ठीक है। तो इसमें यू नीड ए मतलब यू नीड ए कैरियर, मतलब आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, इस हेल्पिंग हैंड को हम कहते हैं एक्टिव प्रोटीन्स। इसमें आपको किसी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक अपने आप चलता है, CO2 अंदर O2 बाहर, CO2 अंदर O2 बाहर, अपने आप चलता है। अब जो ये कैरियर होता है, जो अपन पुली से सामान उठाते हैं उसको पैसा देना पड़ता है ना, उसी तरह इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। इस एनर्जी को कहते हैं ATP, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे ATP को। हाँ बच्चा, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा पिक्चर, डोंट वरी, ठीक है। ये एनर्जी यूज होती है ATP बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब पढ़ो, मैंने पता, जब फूड होता है, फूड जब बर्न होता है एनर्जी निकलती है ना, सेल में फूड गया, ग्लूकोज गया, O2 के साथ मिला, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी एक तरह से कैप्सूल की फॉर्म में, उन कैप्सूल को कहते हैं ATP। याद रखना, जिस तरह आप लोग एनर्जी कैप्सूल खाते हैं ना, जैसे हम विटामिन कैप्सूल खाते हैं, हम विटामिन C की टेबलेट्स खाते हैं, तो उन टेबलेट्स में क्या होता है, विटामिन C का भंडार होता है। उसी तरह हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, उसको कहते हैं ATP। ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह से फॉस्फेट के आयन्स होते हैं, 3 फॉस्फेट के आयन को जब कंबाइन करते हैं, वो एक तरह से एनर्जी होती है, आयन्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो एक कैप्सूल बन जाता है। डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, ऑटोमेटिक होता है, इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट ब्रिंग अबाउट सिलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल्स, मतलब इसको जो चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तब आपका फैगोसाइटोसिस होगा। अगर आपको आयंस चाहिए तो आपका फोटोसाइटोसिस होगा, नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा मटेरियल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इट अलाउ ऑल ट्रांसमिसिबल गैसेस टू पास ऑन थ्रू। इसमें आप कोई भी गैस आपकी पास हो जाए, यहाँ पर आप सिलेक्टिवली सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या अंदर लेके जाना है, सेल में क्या लेके नहीं जाना है। जैसे अगर CO2 आप ज्यादा कंज्यूम करो, तो आप अगर आप एक अंधेरे कमरे में हो और आपके एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा हो, तो आपको ना चाहते हुए आपको CO2 कंज्यूम करनी पड़ती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस आपकी हर चीज को डिफ्यूज कर देता है, ठीक है। 7th, इट लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल, है ना। एक तो आप क्या करते हो, बाहर से मटेरियल अपनी सेल के अंदर स्टोर करते हो, जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, जितना चीज अंदर गया उतना चीज बाहर आता है।
जितना O2 अंदर उतना CO2 बाहर होता है। तो आप सेल के अंदर कुछ नहीं छोड़ते, जितना लीटर आपका CO2 अंदर आएगा उतना CO2 आपका बाहर जाएगा। इस केस में क्या होता है, आपके मेटल अंदर स्टोर होते हैं, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में एकोमोडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। तो प्लीज प्रेस 1 अगर यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। सबको मजा आ रहा है? यस सर। यस सर, बस थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप इस पीपीटी को फिर से देखना, एक एक लाइन को फिर से पढ़ना और रिकॉर्डिंग फिर से देखना, क्योंकि देखो आपको स्कूल में जो टीचर समझा रहे हैं वो एकदम बुक का भाषा समझा रहे हैं, हम थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करें ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, आई थिंक ये फेगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस आपको इसमें नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं कि अंदर भी क्या होता है। ये सर वो 3 प्रोसेस नहीं है, बस एंडोसाइटोसिस। हाँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि अंदर जाके भी क्या होता है। ठीक है, तो आप वीडियो बाद में अगर देखोगे ना आपको देखो समझ में आएगा, डोंट वरी, इतना टफ नहीं है। वापस वीडियो देख लेना एक बार, ये पेज आपको पूरा मिलेगा, जैसे मैंने कल आपको पेज भेजा था, आपको उसमें देखो तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो, ये भी कई बार डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, इट इज द इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, जैसे ग्लूकोज की बात। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस तो कंप्लीट प्रोसेस होता है। देखो ये ओनली वन फेज है, ये किसका पार्ट है, ये एंडोसाइटोसिस का फेज है, ये कंप्लीट प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। ये सिर्फ सॉलिड वाली जो ग्लूकोज वाली फेज, इनमें भी डिफरेंस बताओ। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा, ये तो सिंपल मैंने दे दिया था, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं एक्सप्लेन की। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका बचता है एक्सोसाइटोसिस। अब दोनों में कंफ्यूजन होती है, एंडो में इन करेंगे क्या, एक्सो में इन करेंगे। तो देखो एग्जिट वर्ड से क्या बनता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, देखो जैसे O2 अंदर आए तो CO2 बाहर जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, गुड। ऑस्मोसिस में पानी अंदर आता है, पानी बाहर भी जाता है, यस। उसी तरह जो आप सॉलिड कंटेंट लेते हो, ग्लूकोज आप लेते हो, अमीनो एसिड्स लेते हो, ये जब सेल कंज्यूम करती है या जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है या जब इसको किया जाता है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पक्का बनता है। हमारी सेल जब ग्रो करती है कुछ ना कुछ डेड पार्ट पक्का बचता है, तो ऐसे डेड पार्ट को हमारी सेल से बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बाहर फेंकना जरूरी होता है, इसलिए इसको कई बार क्या कहते हैं, सेल वोमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस। अंडरस्टूड? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर ले लिया, हमने काम कर लिया, रिएक्शन हो गया। आप क्या करते हैं, हम उसको जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंकना जरूरी होता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखो आगे। जस्ट एज मटेरियल कैन बी ब्रॉट इनटू अ सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ये सेम वही चीज है, यस। तो उन पार्ट्स को हमको बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है, टू एक्सट्रूड इट्स कंटेंट आउटसाइड, इसको कहते हैं सेल वोमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस अकर इन वेरियस सेल, ये हर सेल में होता है और सब में अलग अलग होता है। इसका फर्स्ट काम क्या होता है, इट रिमूव अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द सब्सटेंस बाउट इन बाय द एंडोसाइटोसिस। आप जो ग्लूकोज अंदर कंज्यूम करते हो तो सारा ग्लूकोज CO2 H2 में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ रेसिड्यू बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है उसको हमको सेल से बाहर फेंकना जरूरी होता है। तो जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है उसको बाहर फेंकना जरूरी होता है। सेकेंड, सीक्रेट सब्सटेंस सच एज हार्मोन्स एंजाइम्स, जो हमारे सेल्स होते हैं वहां पर एंजाइम्स हार्मोन्स बनते हैं, इनको सेल से बाहर पहुंचाना जरूरी होता है कि जहां पर भी इसका नीड होता है ये एंजाइम्स वहां पर जाके हेल्प करें। आप लोग जब ग्लैंड्स वगैरह पढ़ते हो, देखो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहां से अलग अलग टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, और एंजाइम्स पूरी बॉडी की नीड होती है। एंजाइम तो एक ही जगह बनता है, किसी पर्टिकुलर ग्लैंड्स में बनते हैं, किसी पर्टिकुलर टिश्यूज में बनते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल्स में बनते हैं। वहां से उन एंजाइम्स को पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाने का भी काम होता है। जैसे हम सांस कहाँ पर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं। अब लंग्स में ही O2 नहीं इकट्ठी होती, वो पूरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करती है, उसको कौन लेके जाता है, उसको ब्लड लेके जाता है। ठीक है, तो उसी तरह आपके हार्मोन्स एंजाइम्स को भी सेल से, पर्टिकुलर सेल से बाहर लेके जाना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ए सब्सटेंस कंप्लीटली अक्रॉस ए सेल बैरियर, और हमको सामान को बाहर लेके जाना।
ठीक है। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग फूड वैक्यूले, जिस तरह फूड हमने देखो जब हमने उसमें फेगोसाइटोसिस में क्या फूड वैक्यूले बना था, उसी तरह क्या होता है हमारे अंदर एक ऐसा फूड वैक्यूले क्रिएट हो जाता है अंदर ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है सेल क्या करती है, जितना भी वेस्ट पार्ट होता है इसके अंदर से डालना स्टार्ट कर, डंप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन सुबह सुबह कचरे गाड़ी आती है ना अपने यहाँ पर डिग्गी में, उसी तरह क्या होता है हमारे सेल के अंदर एक ऐसे फूड वैक्यूले बन जाता है और जितना वेस्ट पार्टिकल होता है इसमें इकट्ठा हो जाता है। पूरा सेल क्या करती है, पूरा कचरा इसमें इकट्ठे कर देती है। फिर फूड वैक्यूले कहाँ पर मूव करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके अटैच हो जाता है और बाद में यहाँ से ये सेल पंचर हो जाता है और यहाँ से वेस्ट मटेरियल कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और जो बाहर निकल जाता है ये फिर से आपका क्लोज हो जाता है। तो एक तरह से एक जगह इकट्ठा होता है फूड वैक्यूले में, सारा वहां डंप होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ट्रेवल करता है और फिर उसको बाहर वो अपनी सेल वहां से हल्का सा पंचर होती है, वहां से आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रोसेस होता है। इसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अंडरस्टूड? अभी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो इस टॉपिक। नो डाउट एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नो डाउट, सबको क्लियर है? जिसको भी हल्का फुल्का डाउट है आप वापस आपको शीट भेजूंगा, आप शीट को पूरा ध्यान से पढ़ना, रिकॉर्डिंग बार फिर से देखना, फिर भी नहीं समझेगा आप फिर से पूछ लेना, आपको मैं फिर भी बता दूंगा। गुड, चलो एक बार सब लोग अटेंडेंस दे दो। अभी सारे लोग है ना? अरे अभी सिर्फ 7 ही बचे, उस टाइम 10 थे। गड़बड़ है यार, बीच बीच में भाग जाते हैं बच्चे। 1.5 घंटे की पढ़ाई लगता है टफ हो जाती है ना, इसीलिए। चलो गुड, ठीक है, चलो आप लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट, मीटिंग एंड करें।